13 अगस्त 1972 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक बड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि पीएमडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। ये वही कैंप था जहां 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को पाकिस्तान ने बंदी बना करके रख लिया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से कोई जिंदा बाहर भी निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर कटीले तार, हर जगह हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। वो जेल से कुछ इस तरह भागे जिसे देख पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही, लेकिन आसमान में हालत उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहीं से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रख रही थी और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग की जा रही थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई से फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वे वॉच टावर पर पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालत बिगड़ते देख पारुलकर ने बिना समय गवाए इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, पर उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय दुश्मन की जमीन पर उतर चुके थे। जमीन पर उतरते वक्त वो पहले से घायल थे। दर्द से जूझते हुए खुद को संभाल रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी आम लोग वहां जमा होने लगे। भीड़ दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी। देखते ही देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना, तो शायद भीड़ उनकी वहां पर जान भी ले लेती। लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक अहम ठिकाना है। उन्होंने तुरंत मना कर दिया और इसके बाद शुरू होता है टॉर्चर का सिलसिला। आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो गुस्से में वापस लौटा। असलियत में उन्होंने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी में एक कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर पारुलकर बैठे तो तुरंत गोली मार दी जाए। पूरी रात वो वैसे ही खड़े रहे। शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं खास कर बता दूंगा, अब तुम खड़े हो जाना। इसके बाद कई रातें उन्होंने उसी अंधेरी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिन बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक कैंप में डाल दिया गया। यही था पाकिस्तान रावलपिंडी का POW कैंप, जहां पर भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा, लेकिन किसी का हौसला टूटा नहीं। इस कैंप में इंचार्ज थे उस्मान हमीद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हमीद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी मदद आगे चल के एक बहुत बड़ी कहानी लिखने वाली है। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची, ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कायद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ रही थी। सबको लगा कि अब जल्द ही वह घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और ही कह रहा था। उन्हें पता था कि कैदियों की अदला बदली में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों बीत जाएंगे, क्यों ना हम खुद ही रास्ता निकालें। पहली बार तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया, पर पारुलकर हार नहीं मानने वाले थे। उनके दिमाग में एक बीज पड़ चुका था, वो था आजादी का बीज। और यही बीज आने वाले महीनों में एक ऐसी योजना में बदलने वाला था जो रावलपिंडी की दीवारों को हिला देने वाली थी। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी POW कैंप में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन भारतीय पायलटों के लिए कई लड़ाई अभी बाकी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली जल्द होगी, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और कोई ठोस खबर नहीं आई। दिलीप पारुलकर को अंदर ही अंदर यह महसूस हो रहा था कि सरकार की बातचीत में बहुत समय लग सकता है। उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि वह बस इंतजार करते रहे। उनके लिए आजादी का मतलब था कि खुद के दम पर खुद को आजाद करना।
शुरुआत में उन्होंने एक अलग योजना सोची। जब रात को टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही उनके साथ आता था, तब उनकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर बाहर निकलने का प्लान बनाया गया। लेकिन यह रास्ता बहुत जोखिम भरा था। काफी सोच विचार के बाद पारुलकर ने यह प्लान खुद ही छोड़ दिया। समय बीतता गया, कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं दिख रही थी। इसी दौरान कैंप में मायूसी बढ़ने लगी। तब पारुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से बात की। इस बार दो लोग साथ आए, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने तय किया कि अगर किस्मत ने मौका दिया तो वह उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब शुरू होता है यहाँ से असली प्लान। सबसे पहले उन्होंने कैंप के इंचार्ज उस्मान हदीद द्वारा दिए गए एटलस को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। रात भर नक्शे देखते रहे, समझते और संभावनाएं तलाशते रहे। प्लान साफ था, जेल से निकलने के बाद सीधे भारतीय पाक बॉर्डर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि युद्ध के बाद वहाँ पर सुरक्षा बहुत कड़ी थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह पहले अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और वहाँ से किसी तरह भारत पहुँचेंगे। उनका अगला कदम था सही सेल चुनना। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास हो, जहाँ गार्ड कम आते हो। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4, लेकिन उस सेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहीं पर पारुलकर की समझदारी काम आई। उनका व्यवहार गार्ड के साथ हमेशा ठीक रहा। धीरे धीरे उनकी कुछ सिपाहियों से जान पहचान हो गई। उसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह जी को सेल नंबर 4 पर शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले एक और भारतीय मौजूद थे, विद्याधर शंकर चटी। विद्याधर शंकर चटी भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वे इन तीनों की मदद करने के लिए तैयार थे और यही मदद आगे चलकर बेहद अहम साबित होने वाली थी। अब यहाँ पर असली चुनौती थी कि एक दीवार पर सुरंग बनाना, क्योंकि सेल की जो दीवार थी वो 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के इसे तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत एक बार फिर से उनके साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर काम शुरू होता था। एक आदमी दीवार कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छुपा दिया जाता। अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया, ताकि गार्ड ठीक से देख न सके। जेल में बल्ब बदलने की प्रक्रिया लंबी थी और इसका फायदा इन तीनों को मिला। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया था। एक गार्ड ने बाहर झांक कर देखा और उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 पायलट हैं, जबकि उस वक्त हरीश सिंह जी बेड के नीचे थे। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागकर इंचार्ज उस्मान हमीद को बुलाने गए। उसी पल सिंह जी चुपचाप बाहर निकले और लेट गए। जब उस्मान हमीद आए और चारों पायलटों को देखा तो उन्होंने गार्ड को ही डांटना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। दीवार की ईंटों से सीमेंट निकाला जाता, फिर ईंटों में वैसे ही वापस लगा दिया जाता। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था। साथ ही उन्होंने भागने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। हर कैदी को हर महीने 57 रुपए मिलते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ने ड्राई फ्रूट्स, कैंडेट्स मिल्क और जरूरी सामान इकट्ठा किया। उन्हें पता था कि जेल से बाहर निकलने के बाद जिंदगी और भी कठिन होने वाली। दिशा जानने के लिए उन्हें कंपास चाहिए था। उन्होंने कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और कपड़े सिलने वाली सुई से जुगाड़ू कंपास बनाया। पारुलकर को जो कपड़े मिले थे उनसे जेल के टेलर को दे करके उन्होंने पठानी सूट सिलवाए, ताकि बाहर निकलने के बाद वह आम लोगों में घुल मिल सके। धीरे धीरे दीवार का छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें से आसानी से निकल सकता था। आखिरी परत, जो कि सिर्फ प्लास्टर था, उसे जानबूझकर छोड़ी गई ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी POW कैंप के ऊपर काले बादल छाए हुए। तेज हवा चल रही और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। यही वो रात थी जिसका इंतजार दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी महीनों से कर रहे थे। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कैंडेट्स मिल्क, जुगाड़ से बना कंपास और थोड़े पैसे अपने पास रखे। जाने से पहले उन्होंने अपने साथी विद्याधर शंकर चट को गले लगाया। अब आखिरी कदम बाकी था। पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत को धीरे से तोड़ा। बारिश की वजह से आवाज बाहर तक नहीं गई। एक एक करके तीनों उस संकरित छेद से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। तीनों सीधे दीवार की तरफ भागे। कुछ कपड़ों को बांधकर उन्होंने रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और दीवार के कटीले तारों के पार अटका दिए। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिरी में हरीश सिंह जी दीवार फांदकर दूसरी तार की तरफ उतर गए। अब वो जेल से बाहर आ चुके थे, पर यहाँ से उनकी अब असली लड़ाई बाकी थी। तीनों तेजी से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे। किस्मत उनके साथ थी। उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वह पेशावर पहुंच गए। यहाँ पर एक सबसे बड़ा खतरा था, वो था उनकी पहचान का। अगर उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता या फिर मेडिकल चेक होता तो शायद वो वहाँ पर उसी समय पकड़े जाते। इसलिए तीनों ने प्लान किया कि अगर उनसे कोई उनकी पहचान पूछेगा तो वह अपने आप को क्रिश्चियन बताएंगे। पेशावर में उन्होंने एक और लोकल बस ली और सुबह करीब 9:30 पर लंडी कोटल पहुंचे। उधर सुबह 11 बजे रावलपिंडी के वार कैंप में अचानक हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी गार्ड्स को पता चल गया था कि तीनों भारतीय पायलट भाग चुके हैं।
और दीवार में बना हुआ बड़ा सा सुराग देखा तो कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ये नामुमकिन काम कैसे हो गया। गार्ड गुस्से में तमतमा उठे। उन्हें लगा कि सीनियर अफसरों को सच्चाई का पता चले तो सजा उन्हीं को मिलेगी, पर यहीं पर उन्हें शक हुआ विद्याधर शंकर चट्टी पर कि इन्होंने ही उसकी मदद करी होगी भागने में। लेकिन सीनियर अफसरों को जल्दी ही साफ जानकारी मिल गई कि असल में कितने कैदी भागे। इसी वजह से गार्ड्स चटर्जी को गोली मारने की हिम्मत नहीं कर पाए। उधर जेल से दूर निकल चुके तीनों पायलटों के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, जो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। दूरी कम थी, पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उनके पास ये थी कि उनमें से किसी को रास्ता पता नहीं था। उन्होंने अपने पास मौजूद एटलस में देखा कि तोरखम बॉर्डर के पास एक जगह दिखाई गई थी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। नक्शे के हिसाब से अगर वे वहां पहुंच जाते हैं तो वहीं से होते हुए तोरखम बॉर्डर जाना आसान हो सकता था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यह नक्शा बहुत पुराना था और लंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में बंद हो चुका था। तीनों की एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा, लंडी खाना कैसे जाए? यह सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? पारुलकर ने जवाब दिया, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से वह आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा, यहाँ इस नाम की कोई जगह नहीं है। भीड़ लगने लगी। उस आदमी ने ताना मारा, तुम तीनों बंगाली हो ना, अफगानिस्तान भाग रहे हो? ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा, क्या हम आपको बंगाली लगते हैं? लेकिन शक और गहरा हो गया। तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहाँ भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर बताया, लेकिन तहसीलदार ने उनका भरोसा नहीं किया। आखिरी दांव खेलते हुए पारुलकर ने कहा, हमने अपने वतन के लिए खून पसीना बहाया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के LDC उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। पारुलकर को लगा था इससे में बच जाएंगे, लेकिन यही बात उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हामिद को फोन किया और दिलीप से बात करवाई। दिलीप को बात करनी पड़ी। इसी पल उस्मान हामिद को समझ आ गया कि तीनों वही भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। उस्मान हामिद ने तहसीलदार से फोन पर कहा, ये हमारे लोग हैं, जब तक हमारे सिपाही वहाँ नहीं पहुँचे इन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक आए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। उसके बाद उन भारतीय पायलटों को रावलपिंडी से हटाकर फैसला की जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय POWs में रखे गए थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे, वहाँ इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े थे। नारों की गूंज थी। सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व था। ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की। ये कहानी थी उस जज्बे की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। और रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी शायद यह कहती होंगी कि कभी 3 भारतीय पायलट उन्हें चकमा देकर निकल गए थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय हिंद लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।